तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जो है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न है, यहाँ 1 से 7 है टोटल प्रश्न। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 7 टोटल प्रश्न है और यहाँ पे बाकी के प्रश्न है 8 से लेकर के 20 तक। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, वीडियो शुरू करना है और आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो हमने आपको ये चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ाया था लाइव क्लासेस में, है ना। तो जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हर क्लास को ज्वाइन करते हैं उन्हें पता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण जो है वो रासायनिक विधि से होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पौधों में जो नियंत्रण होता है वो किस चीज़ से होता है, वो होता है रासायनिक तरीके से। ठीक है, पौधों में रासायनिक समन्वय। ठीक है, तो रासायनिक तरीके से जो है वो क्या होता है, पौधों में नियंत्रण होता है। शारीरिक कार्यों का जो नियंत्रण होता है पौधों का, वो किससे होता है, रासायनिक विधि से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तंत्रिकीय नियंत्रण किस में पाया जाता है, तो हम में पाया जाता है, किसमें, जंतुओं में। ठीक है, जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय होता है वो किससे होता है, तंत्रिकीय और रासायनिक दोनों तरीके से, लेकिन पौधों में सिर्फ रासायनिक विधि से नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो पौधों में हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो उनके आंतरिक भागों से होती है। ठीक है, पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति उनके आंतरिक भागों से होती है। ये आपको इसका उत्तर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो प्रश्न है वो है किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखें। वृद्धि वर्धक कह रहा है, तो वृद्धि वर्धक में आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑक्जिन है, ठीक है, ये ऑक्जिन और ये जिब्रेलिन्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा वृद्धि वर्धक है। अगर आपसे वृद्धि रोधक यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, वृद्धि रोधक पूछा जाएगा, तो वृद्धि रोधक एब्सिसिक एसिड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ऑक्सिजन जो है वृद्धि वर्धक का मतलब उसकी वृद्धि जो है वो उससे बढ़ती है। ठीक है, तो पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। और ये जो है आपका ऑक्सिन जो होता है प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है। इससे ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जो ऑक्सिन होते हैं वो सहायक होते हैं वृद्धि में। तो यहाँ पे वृद्धि वर्धक पूछा है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स भी जो क्या करता है, पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स हम लोग लिख देंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमने आपसे हर चैप्टर के इस प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको बताया है कि ये जो प्रश्न होता है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। तो इसका उत्तर बताने से पहले हम आपसे जो अभी बता रहे थे, जो चीज़ें समझा रहे थे वो आप सुन लीजिएगा। वो हम आपको ये बता रहे थे कि जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं वो क्लास में ज़रूर जुड़ा कीजिए, क्योंकि
चैप्टर डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पूरा जो है आपका चैप्टर जो है अच्छे से समझिए, तो आपका प्रश्न उत्तर खुद ब खुद जो है आप लोग बना लेंगे। और जहाँ तक बात है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। जो आपसे बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही एक तरह से कह लीजिए यही है, क्योंकि इसको या तो एक सेंटेंस में या तो एक वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न तो आता ही है 2-2 नंबर का प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर का होता है। तो ये दोनों तो आपका कॉन्सेप्ट है कि ये आपका प्रश्न उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना ही है, ना कि ऑब्जेक्टिव तौर पे ये है। ये प्रश्न दिया हुआ होगा लघु उत्तरीय और उसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें कहता है कि 20 से 30 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन अति लघु जो होता है वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। ठीक है, तो चौथा हमारा प्रश्न है एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन, जो कि हमने आपको बताया कि एब्सिसिक एसिड जो कि वृद्धि रोक देता है पौधों की। ठीक है, अगला है फल पकाने वाले हार्मोन का नाम। तो फल पकाने वाले हार्मोन का नाम जो होता है वो होता है एथिलीन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या लिखा है, एथिलीन, है ना। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, एथिलीन। ये इससे क्या होता है, जो पौधों में जिनमें फल आते हैं यानी कि जो फल होते हैं उनको पकाने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो फल पकाने वाला हार्मोन इसीलिए एथिलीन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्तियों के विलगन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका होती है। तो पत्तियों के जो विलगन होते हैं, ठीक है, पत्तियों का विलगन जो होता है वो भी एब्सिसिक एसिड के थ्रू ही होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि यह पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होता है। कौन होता है, एब्सिसिक एसिड। ये अलग करने का काम करता है विलगन का, मुरझाने का, पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो वो एब्सिसिक एसिड जो है वो काम ये करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पादप हार्मोन क्या है। दिख रहा है आपको अगला प्रश्न, पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन जो होता है ये रहा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको पादप हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि फाइटो हार्मोन क्या है तो भी आपको यही उत्तर लिखना है। अगर पादप हार्मोन पूछता है तो ये लिखना है। बेसिकली ज़्यादातर पादप हार्मोन ही प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, 7 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, 8वां प्रश्न है कि हार्मोन्स की कोई एक विशेषता आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये आपको प्रॉपर नहीं कहा है कि जंतुओं के हार्मोन्स की या फिर पादप के हार्मोन की। ठीक है, आपसे हार्मोन्स की कोई एक विशेषता पूछ रहा है, तो आप इस तरह से उत्तर लिख देंगे। देखिए कि हार्मोन या ग्रंथि रस या अंतःस्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करता है, सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, क्योंकि सजीव कह रहा है तो सजीव में पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। ठीक है, तो होने वाली जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, वृद्धि होता है, उनका विकास होता है, प्रजनन होता है, इन सब का नियंत्रण और समन्वय करता है कौन, हार्मोन करता है। ठीक है, तो पौधों में भी ये काम होता है, उनकी भी वृद्धि होती है, उनमें भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें भी प्रजनन होता है, जंतु जो हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब जो है वो कौन करता है, इन सब का नियंत्रण हार्मोन जो है वो करता है, और यह ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, तो 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर ये आपको लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। यानी कि जो तंत्रिकीय तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था लाइव क्लासेस में कि न्यूरॉन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज जो न्यूरॉन होता है उसके बारे में
फिगर बनाने को आता है। आप यहीं पे देख लीजिए, दीर्घोत्तरीय में दिया है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों का नाम लिखें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है यहाँ पे, आप देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये 3 प्रमुख भाग होते हैं मनुष्य के तंत्रिका तंत्र। अगला है मस्तिष्क, नहीं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की जो प्रमुख रचना है जिनसे इनका निर्माण होता है वो होता है मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो हमारा ब्रेन होता है, इनसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण जो है वो होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उस पतली झिल्ली को मेनिजेस कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चारों ओर से तंतुमय संयोजी ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिजेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेनिजेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों का नाम जो है वो लिखने को बोला है। तो अग्र मस्तिष्क जो है इसके 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम भी कहा जाता है। ज़्यादातर सेरिब्रम जो नाम है उसी से फेमस है ये। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग और दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन। ठीक है, क्या है पहला? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि मस्तिष्क के बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है उसे हम लोग एक सेकेंड, बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है उसको हम लोग सेरिब्रम को ही कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेरिब्रम जो होता है वो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेरिब्रम बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तो ये प्रश्न संख्या 15 है और 15 प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा हार्मोन के द्वारा। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। देखिए ये हार्मोन है और ये कार्बनिक यौगिक जो कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, बहुत ही थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के शरीर के क्रियात्मक कार्यों के नियंत्रण और समन्वय के लिए पर्याप्त है। यानी कि हार्मोन के द्वारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हार्मोन। ठीक है, जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? हार्मोन करते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपका 6 दिया है। ठीक है, इसमें से कोई भी 3 आप लिख लें। तो पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पाराथायराइड ग्रंथि भी आप लिख सकते हैं। 6 है, 6 में से कोई भी 3 आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखें। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। तो कॉर्टेक्स से जो स्रावित होने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां उसके बारे में कह रहा है। तो कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले जो हार्मोन जो हैं उससे कह रहा है कि वो कौन कौन से हैं, नाम बताने को। अंतःस्रावी ग्रंथि ने एड्रिनल जो है वो है, लेकिन उस
जो 2 भाग में बटा है वो है पहला कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन हैं जो कि आपको लिख देने हैं। अगर मेडुला से आता है तो मेडुला में आपको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये 2 जो हैं ये मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन है, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल के मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। देखिए ये रहा थायराइड ग्रंथि, और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में कि इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है, तो वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो एंड्रोजेंस कहते हैं, और सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है, एंड्रोजेंस उन्हें कहते हैं, या फिर आपसे ये कहता है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंड्रोजन क्या है, ठीक है, ये देखिए नरलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, पाचक रस है, या पाराथायरॉइड ग्रंथि है। तो एंड्रोजन जो है वो नरलिंग हार्मोन है, और एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, एक एंड्रोजन है और एक एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी टेस्टोस्टेरोन भी पूछ देता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन ये भी पूछता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन से स्रावित होता है, सबसे प्रमुख हार्मोन है एंड्रोजेंस का, ठीक है, और जो कि नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। अंडाशय जो है वो अंडाशय के द्वारा बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है, कई हार्मोनों का स्राव होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न है हमारा 20 नंबर अति लघु उत्तरीय का आखिरी प्रश्न है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हम लोग कहते हैं, अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न में यही पूछा है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो जो ये हार्मोन स्राव जहाँ से होता है इसका, वो कौन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक है। यानी कि किस ग्रंथि से होता है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से ये जो हार्मोन निकलता है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।